Good evening, dear students. Today we will solve and discuss with some explanation about the first chapter of history book that we have already conducted. बच्चों, हमारे पीरियोडिक टेस्ट नज़दीक हैं और इसलिए अपने वो सभी चैप्टर्स जो हमारे इस टेस्ट में आने हैं हम बारी बारी उन पर प्रैक्टिस करेंगे क्विज फॉर्म में, ताकि हम अपने टेस्ट के लिए बेहतर ढंग से प्रिपेयर हो सकें, उस तरीके से परिचित हो जाएं जिसमें हमारा पीरियोडिक टेस्ट होना है। साथ में हमारे ये सभी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो, इसलिए अपने इस क्विज़ को हम बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे और इसे करने के बाद में इसके सही ऑप्शन के साथ आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे एज अ होमवर्क। आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोर्स ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी का स्रोत क्या है? नेपाल, भूटान, तिब्बत एंड पाकिस्तान आर द ऑप्शन, और तिब्बत इसका सही आंसर है। तिब्बत हम मैप में देखते चलें, सिंधु नदी जहाँ से निकलती है। मैप में ये बिल्कुल क्लियर है कि सिंधु नदी की शुरुआत जिस क्षेत्र से होती है वो ये क्षेत्र है। यहाँ पर जो देश है चाइना का इस पर कब्जा है, इसको तिब्बत कहा जाता है, और यहाँ पर मानसरोवर की झील के पास से ही तिब्बत के इस हिस्से से ग्लेशियर के जरिए इंडस रिवर निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से फिर ये लद्दाख के हिस्से में इंटर करती है, यानी इंडियन टेरिटरी में इंटर करती है। इसके बाद ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होकर के, जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का, वहाँ से होकर के फिर ये पूरे पाकिस्तान की यात्रा करती हुई अरेबियन सी में, अरब की सागर में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ इसका सोर्स है मानसरोवर झील के पास, और ये क्षेत्र है तिब्बत। तो हियर इज द ऑप्शन नेपाल, भूटान, तिब्बत एंड पाकिस्तान, एंड राइट आंसर इज तिब्बत। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज, रावी, नर्मदा एंड ब्यास। हम फिर से मैप पर चलते हैं और पहचान करते हैं कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी नहीं है। हमने सिंधु नदी की पहचान कर ली, अब हम इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी दूसरी जो सहायक नदियां हैं इन सब की भी बात करते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम बात करें इंडस रिवर के पास से ही उसी के सोर्स के करीब से निकलने वाली एक दूसरी नदी की, जिसका नाम है सतलज, और ये रिवर फिर भारतीय टेरिटरी में बहुत लंबी यात्रा करने के बाद में पाकिस्तान में इंटर करती है और इंडस को ज्वाइन कर लेती है। इसी तरीके से दूसरी और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बाद में इंडस में मिलती हैं, जिसमें ब्यास, रावी, चिनाब और ऊपर की तरफ से झेलम, ये सभी नदियां आकर के बाद में इंडस को ज्वाइन करती हैं। हियर आर 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर: सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब एंड झेलम। हमारे ऑप्शन में जितनी भी नदियों के नाम लिखे हुए थे, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब वहाँ पर मिल रहे हैं। केवल नर्मदा एक ऐसी नदी है जो हमें वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा, वो होगा नर्मदा। नर्मदा की सही लोकेशन को भी हम अपने मैप पर प्लॉट कर लेते हैं। नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है, यहाँ पर आपको नर्मदा दिखाई दे रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी वेस्टवर्ड बहती है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए बाद में अरेबियन सी में खंभात की खाड़ी में आके गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है। तो हमने नर्मदा रिवर की भी पहचान कर ली, और नर्मदा इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हमने ये सही ऑप्शन भी जान लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गंगा रिवर। ऑन विच रिवर्स बैंक वेयर द सिटीज डेवलप अबाउट 2500 ईयर्स अगो? कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे लगभग 2500 साल पहले नगरों का विकास हुआ था? ये हमारे टेक्स्ट बुक के इस पहले चैप्टर में इसको मेंशन किया गया है। यहाँ इसका सही आंसर है गंगा। 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे बस्तियाँ बनने लगी थीं, लोग बसने लगे थे। इसको अपने टेक्स्ट बुक में भी हम पहचान कर लेते हैं। हमारे इस पहले चैप्टर के पेज नंबर 3 पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा जो कि एक मेजर रिवर है भारत की, एक बहुत बड़ा क्षेत्र रखती है, और इतनी फर्टाइल मिट्टी इसके आसपास है जिसकी वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए बहुत अनुकूल दशाएं हो जाती हैं। और हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो हमारे पास उपलब्ध हैं, लगभग 2500 साल पहले से यहाँ पर बस्तियाँ बनने लगी थीं। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गंगा है, बजाय महानदी, कृष्णा और तापी रिवर्स के।
Now let's talk about the next question. How did the merchant travel in ancient period? पुराने समय में जो व्यापारी थे वो किस प्रकार से यात्रा करते थे? With caravans, ships, both of above and none of these. ये भी हमारे टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है. आप टेक्स्ट बुक को बारी बारी बहुत ध्यान से इनके सारे पेजेस को पढ़ते जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी. हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं मर्चेंट्स ट्रेवल विद देयर कारवांस एंड शिप्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान होता था. कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने व्यापार के लिए वो व्यापारी यात्रा करते थे. लेकिन वो बहुत सारे लोगों के साथ कारवां में चलते थे और साथ ही साथ वो जलयानों का भी इस्तेमाल करते थे, यानी बाई वाटर भी वो यात्राएं करते थे अपने साजो सामान के साथ ताकि वो व्यापार कर सकें. तो हमने पहचान कर ली कि जो व्यापारी थे वो कारवां में चलते थे, जलयानों का इस्तेमाल यानी शिप का भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि फर्स्ट दोनों ऑप्शन ही शामिल हैं इसमें. बोथ ऑफ एवं, उपयुक्त में से दोनों, ये हमारा सही आंसर है. इस तरीके से हम अपने सही उत्तर की पहचान करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स. पांडुलिपियों के बारे में है ये प्रश्न. वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन? पांडुलिपियों को कहाँ लिखा जाता था? पुराने समय में क्योंकि कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता था, पेपर अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत अलग अलग तरह के लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखा जाता था. और इसमें जो सबसे ज़्यादा चलन वाला पौधा था वो पौधा था पाम लीफ, ताड़ के पत्ते. बजाय केले के, पीपल के और तुलसी के, ये पत्ते काफ़ी छोटे हैं और अलग प्रकार के हैं. ताड़ के पत्ते लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. इनके ऊपर ही लिखावट पुराने समय में पांडुलिपियों या मैन्युस्क्रिप्ट्स की जाती थी. हम अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसे आसानी से पहचान सकते हैं. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है. यहाँ पर लिखा गया है कि इनको लिखा जाता था यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स. पाम यानी ताड़ के पत्रों के ऊपर इस प्रकार से इनको लिखा जाता था. तो हमारा सही आंसर है ऑन पाम लीफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेयर डिड द मैन्युस्क्रिप्ट्स कीप सेफ? इन्हें कहाँ सुरक्षित रखा जाता था? तो उस दौर में क्योंकि म्यूज़ियम का चलन नहीं था, संग्रहालय नहीं बनाए जाते थे और इनमें बहुत सारी व्यापक जानकारियाँ होती थीं उस समय के विषय में, इसलिए उनको सुरक्षित रखा जाता था. बनाना भी बहुत आसान नहीं था, इनकी रचना करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्हें बहुत सहेज करके रखा जाता था ऐसी खास जगहों पर, टेम्पल्स में और मॉनेस्ट्रीज़ में, यानी कि मंदिरों और मठों में इनको संभाल करके रखा जाता था. ये भी हम अपने टेक्स्ट बुक से पहचान इसकी कर सकते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, यानी कि ये मठों में और मंदिरों में इनको बहुत संभाल करके रखा जाता था क्योंकि इनमें बहुत व्यापक स्तर की सभी, चाहे वो रिलीजियस इन्फॉर्मेशन हो, राजाओं के बारे में वर्णन हो, ये सारी चीज़ें उस दौर में इन पांडुलिपियों में लिखी होती थी. इसलिए इनको बहुत सुरक्षित मंदिरों में रखा जाता था क्योंकि मंदिर सामान्य रूप से सबकी श्रद्धा का स्थान थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत आसानी से सुरक्षित रखी जा सकती थी. इसलिए टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में यानी मठों में इस तरह की पांडुलिपियों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था. द राइट ऑप्शन इज टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हिस्टोरियंस. इतिहासकार हम किसे कहते हैं? इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में हमें जानकारी देता है, पुराने समय की स्टडी करता है और वो स्टडी करने के लिए तमाम सोर्सेज पर, चाहे वो लिखी गई बातें हों, चाहे खुदाई में मिले कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हों, उनकी बात हो, इन सब की मदद से हमें पुराने समय के बारे में, पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में जानकारी देता है. ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्कॉलर को हम इतिहासकार कहते हैं. वर्तमान, भविष्य, इनकी बजाय अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहा जाता है. ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है. हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड द आर्कियोलॉजीज. सभी तरह के स्रोतों से जो जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं उसको मिला करके हमें पुराने समय के बारे में सूचनाएं देने का काम जो विद्वान करते हैं उनको हम इतिहासकार कहते हैं. तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. हाउ डू द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गेट देयर फूड? यहाँ पर रहने वाले लोग अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत दूर का इलाका है, यहाँ पर विकास व्यापक ढंग से नहीं हुआ है. मुख्य रूप से जो बस्तियाँ जहाँ पर विकास हुआ है उनसे बहुत दूर हैं, इसलिए ये लोग अभी भी हंटिंग गैदरिंग की जो पोजीशन है मानवीय सभ्यता के उसी सबसे पुराने वाले क्रम में है. यानी ये अभी भी मछलियाँ पकड़ करके, शिकार करके और जंगलों से तमाम तरह का जो कंदमूल, फल वगैरह मिलता है, वनों के उत्पाद मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके अपने भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं. यानी यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ये सही उत्तर है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, वहाँ के निवासियों की बात करेंगे, ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन्ड है.
अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल है। अंडमान आइलैंड, द पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड फ्रॉम फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस तरीके से हमने अपने सही उत्तर की पहचान कर ली कि इनमें से सभी तरह की गतिविधियां अंडमान के निवासी अपने आजीविका की पूर्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मगध। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में कौन सा महान साम्राज्य था? हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही जब डिस्कस किया था गंगा रिवर और उसके आसपास के इलाकों के बसने के बारे में बात की थी। यहाँ पर लगभग 2500 साल पहले यानी बिफोर 2500 ईयर्स गंगा के किनारे बस्तियां बनने लगी थीं और धीरे धीरे क्योंकि गंगा के आसपास के इलाका बहुत फर्टाइल है, ये बस्तियां बड़ी होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी और बड़े बड़े एम्पायर्स यहाँ पर डेवलप होने लगे। उनमें सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो मगध के रूप में हम इसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मगध। प्राचीन भारत में मगध वो नगर था जो डेवलप हुआ था एक बड़े साम्राज्य के तौर पर, न कि सूरत, मऊ ये सब आधुनिक काल के नगर हैं। मगध है वो प्राचीन नगर जिसको हमें यहाँ पर टिक करना है। Now last question of this quiz is about mountain range. नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? यहाँ पर ये मैप थोड़ा हेजी है तो हम इसे थोड़ा सा नज़दीक करके देखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैप है। ऊपर की तरफ हमें विंध्यन की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ पर और बीच से नर्मदा नदी बहती हुई जाती है। बीच में मैंने रेड मार्क किया है जिसे हमें पहचान करनी है कि वो कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा पहाड़ी है। और नीचे की तरफ से एक और नदी तापी के रूप में बहती है, यानी कि ऊपर विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं, बीच में नर्मदा नदी है और नीचे की तरफ तापी नदी है। उसके बीच में जो पहाड़ी पड़ती है हमें उसकी पहचान करनी है। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है उनमें सतपुड़ा जो है वो सही ऑप्शन है। हम इस मैप को और ध्यान से एटलस वाले मैप के जरिए देखें, इसकी पहचान करें। जब हम इंडिया का फिजिकल मैप देखते हैं तो हमें ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हम विंध्यन रेंज की पहचान कर सकते हैं और विंध्यन रेंज के नीचे की तरफ नर्मदा नदी बहती है और गल्फ ऑफ खंबात की तरफ जाती है। नीचे की तरफ से एक दूसरी रिवर भी है जो कि तापी के रूप में जानी जाती है और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती है और बीच में एक दूसरी भी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सतपुड़ा। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमने अपने इस क्विज को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप अपने इस क्विज़ को अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन के साथ इसके सभी सही आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे और हमारे इस सीरीज़ में आने वाले सभी चैप्टर्स को हम बारी बारी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्विज़ करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और चैप्टर को बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि हम अपने टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर हो सकें। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें इस तरीके से याद हो जाए कि आने वाले समय में किन्हीं भी सालों में जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएँ वहाँ पर इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े कि आप जैसा आप जानते हैं, पीछे आपने पढ़ा है, तो आप इनके बारे में बिल्कुल क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच।